में बात करेंगे, पैनामा पेपर्स केस की JIT ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। खुसूसी बेंच ने JIT को हिदायत दी है कि वो आखिरी और हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करें। उसके बाद बात करेंगे दफ्तर खारजा के तर्जुमान की, जिन्होंने कल इस खबर की तस्दीक की थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 19 जून को ईरान का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया था। आज अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग में उन्होंने सहाफी के सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में ड्रोन हमलों पर हुकूमत की पोजीशन सबको मालूम है। Our position on the drone strikes is very clear. I think you said a part of it, that how Pakistan takes it, and I think we have said this in time and again that such drone attacks are always counterproductive. They violate the sovereignty of Pakistan, and we do not really accept that. We have issued a press release, and in that press release, all the details are there, how this action actually took place. याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने के बाद से पाकिस्तान में इस साल 4 ड्रोन हमले हो चुके हैं और चंद रोज कबल रॉयटर्स की जानिब से दी गई खबर के मुताबिक अमरीका की नई अफगान पॉलिसी में पाकिस्तान में ड्रोन हमलों में इजाफे का इम्कान है। दूसरी जानिब कल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफीर डॉक्टर मलिया लोदी ने सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान को बताया कि अफगान तालिबान की पनाहगाहें पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में हैं, और ये भी कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। हमारे दोनों नंबर जो हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। आप उनके ज़रिए जो बात डिस्कस हो रही होती है उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि फ़ोन मिलते ही आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा जैसे ही आपको कहा जाए अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। कोई सवाल या कमेंट करना चाहें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा, अभी जब तुम तैयारी कर रही थी सारे प्रोग्राम की और फुटेज वगैरह क्लिप्स कर रही थी तो उस दौरान ये कुलभूषण यादव का दूसरा बयान आ जाएगा, एक और वीडियो एतराफ़ी बयान भी आया है और साथ में उसने माफ़ी की दरख्वास्त भी की है आर्मी चीफ साहब से। इससे पहले उसने इंट्रा कोर्ट का किया था। अब हमारी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसको जो आया है उसको, तुम्हें पता है टेक्निकली लोगों को समझाने के लिए कि डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद फिर ज़रूरी था कि हम उसने जो कुछ कहा है उसको देखते और फिर इंटरप्रेट करते, और चूँकि वक्त ये अफ्तार का है और हर एक को ज़ाहिर के ज़िम्मे में 1-1.5 घंटा इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं होता सोच विचार का। बहरहाल उसमें इस वक्त फौरी तौर पर यही कहा जा सकता है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, यस। अब क्या ये रेगुलर प्रोसेस में उसने की है कि चूँकि उसने वो को नज़र सानी वगैरह की एक दरख्वास्त की थी और उसके बाद ये एक उसने उससे गुज़रना था, या ये कि उसका जहन में ये है कि बिलाखिर रहम की अपील तो सदर से ही करनी है तो इससे गुज़रूँ, क्योंकि इधर से जो है हमारा नहीं ख्याल कि कोई हम भी को फौरी फैसला करने के बिकॉज़ वो वैसे भी चल रहा है मामला। कि क्या कानून के मुताबिक मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वक्त नहीं था कि कितने दिनों में आर्मी चीफ साहब के लिए ये फैसला करना ज़रूरी है। राइट। दरख्वास्त आना एक बात होती है, उसके बारे में फैसला करना और बात होती है, और फिर जब वो रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद वो सदर साहब को भी दरख्वास्त भेजने के बाद कोई टाइम बार नहीं है, वो जब तक उसे रखें अपने पास या फैसला करें वो अपना रखें। लेकिन इस सारे से हम कम अज़ कम दुनिया को ये बात तो समझा पाएंगे कि भाई हमें, यानी बुनियादी तौर पर जो प्ली लेकर आलमी अदालत में गया है बहुत शोर मचाता भारत, कि जैसे हम कल कुलभूषण को फांसी देने वाले हैं, एक ड्यू प्रोसेस चल रहा है हमारे मुल्क में, और फांसी की जो सज़ा होती है वो आजकल चूँकि दुनिया में बहुत अजीब व गरीब उसके बारे में एक सेंटिमेंट है, तो उस पे एक इमरजेंसी की SOS की कैफियत लोग पैदा कर लेते हैं। राइट, ऑफ कोर्स। तो दुनिया के लिए
اور خاص طور پر عالمی عدالت انصاف کے لیے ہمارے پاس آج کا جو پروسیس، آج کا جو ویڈیو ہے، یہ کم از کم ایک سالڈ ایویڈنس ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو گرفتار ہوا ہے، جیسے عام طور پر ایسے کاموں میں لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اعترافات کا سلسلہ ہے، اور اعترافات کے بعد جاسوسوں کو سزا دینے کا ایک خاص ایس او پی ہوتا ہے، اس کو نظر بظاہر فالو کیا گیا ہے، اور اب باقی جو روپس ہیں اس میں سے گزرا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا عالمی عدالت انصاف میں کوئی اتنی داد فریاد کی شاید ضرورت نہیں ہمارے نقطہ نظر فوراً سے کچھ ہونے نہیں والا۔ اور دوسرا، میں نے تو آپ کو یاد ہوگا جب سے یہ کلبھوشن کا مسئلہ چلا تھا تو میں نے بہت دفعہ ہم نے مثالیں ڈھونڈ کر کہتے رہے کہ جاسوس جب پکڑا جائے تو عام طور پر اسے مارا نہیں جاتا، یا تو موقع پر ہی ہلاک کر دو، یا پھر بھائی اگر پکڑا گیا تھا تو ایرانی سرحد کے یعنی قریب مار دیتے، کہتے کہ پتہ نہیں نامعلوم افراد جا رہے تھے، کوئی کیا کر سکتا تھا، کیا پتہ لگتا، who knew۔ لیکن جب ان کو رکھا جاتا ہے تو ان کے اعترافی بیانات اور اس کی موجودگی جو ہے وہ لیوریج کے کام آتی ہے۔ کوئی بڑی کو بارگین کرنی ہو، کو مذاکرات کر رہے ہوں جس میں کچھ لو اور دو کے معاملات آئیں، تو اس میں ایسی گرفتاریاں جو ہیں کام آ جاتی ہیں، وہ کام آ جاتی ہیں۔ لیکن اب کیا اس میں صورت احوال ہے، اس میں جو انٹرسٹنگ اس کا پہلو نکلے گا البتہ وہ یہ نکلے گا کہ خلق خدا میں چونکہ کلبھوشن کا معاملہ بہت اچھالا گیا، بڑا سینسٹیو ہے، اور اس کی وجہ سے خاص مثلا جیسے ابھی غالباً حامد میر نے اپنے پروگرام کے لیے یا ویسے اس نے ایک ٹویٹر کیا تھا کہ کیا اس کو موت کی سزا دینی چاہیے یا نہیں، تو ایک دم سے ریئیکشن زیادہ تر لوگوں نے کہا ہوگا بالکل نہیں چاہیے، ہاں گو فار اٹ۔ اور اس میں سب سے زیادہ شور مچانے والوں میں اعجاز الحق صاحب بھی شامل تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں بلکہ پبلکلی دی جائے۔ تو اس میں جب اس سینٹیمنٹ کے بعد اگر فرض کریں کہ آرمی چیف صاحب کے پاس سے وہ ریجیکٹ کر دی جائے تو بالآخر پھر وہ صدر کو ریکویسٹ کرے گا، لیکن صدر کو بھی ایسا فیصلہ لینے سے پہلے عام طور پر نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنا پڑے گی، وزیر اعظم کوئی بھی ہو یا ان کی جگہ کوئی بھی۔ تو آج کل چونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں اللیجڈلی دشمنوں کے خیال میں، دوستوں کا تو خیر اور سوچ ہوگی کہ جی مودی کے یار بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اگر جب آرمی چیف صاحب نے ریجیکٹ کر دی اور کلبھوشن یادیو کی پھانسی میں پھر دیری لگی تو وہ کہیں گے یہ مودی کا الزام اس کا مودی کے یار پر لگانے کے لیے نواز شریف کے مخالفین کے پاس انف موقع مل جائے گا کہ دیکھا مودی کا یار جو ہے وہ کلبھوشن، حالانکہ صرف ڈیو پروسیس ہو رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں، واقعی نہیں، آئی نو پرسیپشن تو بڑی بنتی ڈیفینیٹلی۔ اسلام آباد سے کال ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام بھائی۔ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کلبھوشن یادیو کو ابھی پکڑا ہے اور اتنے عرصے سے یہ پاکستان میں رہ رہا تھا، تو یقیناً پاکستان میں بھی کچھ بڑے یا چھوٹے لوگ اس کے ساتھ ضرور ملے ہوں گے، تو یہ میڈیا کے سامنے ان کو کیوں نہیں لایا جاتا؟ میرا خیال ہے جی کہ اس کی بھی کچھ وجوہات ہوں گی۔ اگر کوئی 3-4 پکڑے گئے ہیں تو وہ جن کے ساتھ انٹریکشن میں رہے ہیں یا رابطے میں رہے ہیں پھر وہ ہوشیار ہو جائیں گے، تو شاید اس لیے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا جی، اس میں بہت ساری باتیں ریاستیں، یہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں، ان پہ بہت زیادہ اوپن بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ اور میں تو بلکہ آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی، یادیو کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا سا اوور سٹریچ کیا گیا ہے، میڈیا میں ایسی باتیں زیادہ اچھالی نہیں جاتی۔ جی لاہور سے کال ہے، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، لاہور سے کال جی، خدا حافظ، السلام علیکم۔ اچھا، وہ یہاں تک میرا خیال ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، ویڈیو ہم نے ڈاؤن لوڈ پہ لگایا تھا، اس کو پورا دیکھ نہیں پائے ہیں۔ ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر ہم یہ چلیں بریک کے بعد جو بھی بات کرنے والے تھے نصرت صاحب سے ان کی بات مکمل کریں گے، بریک کے بعد وقفہ لیجیے۔
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। यस साहब को एक और बात करने वाले थे आप कुलभूषण के हवाले से बिफोर द ब्रेक, वो क्या? वो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि वही जो यानी आखिरी वो तो चूँकि लाहौर से कॉल आ गई थी, मैं यही कह रहा था कि एक तो इसकी पॉलिटिकल साइड है, एक इंटरनेशनल साइड है, ग्लोबल साइड है। जो आखिरी बात जो मैं कर रहा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि ये जैसे आज दूसरा वीडियो भी आ गया तो इससे आलमी दुनिया जो नाम नहाद होती है वो भारतीय साजिशों को देखे जो खुद एतराफ़ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है उस सादगी से इज्तनाब भी बरतना बेहतर होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यानी कि पहली मरतबा जब हेयरिंग हुई थी तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि कम अज़ कम आलमी अदालत इंसाफ में उसका कन्फेशन नहीं हुआ था। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि सियालकोट से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जाहिद कुरैशी अर्ज कर रहा हूँ सियालकोट से। जी भैया। मैं ये कुलभूषण यादव का लगा हुआ था, इस पर डिस्कस थोड़ा सा ये करना चाह रहा हूँ कि इसको हम क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं। लिंगर ऑन से आपकी मुराद है कि फौरी तौर पर फांसी क्यों नहीं दी? जी जी, इसको फांसी दे, फारिग करें। देखो इसने इतना पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ प्लान बनाया था, पाकिस्तान को खत्म करने के खिलाफ प्लान बनाया था। जी मैं भैया गुलमीने बीबी को यही कह रहा था कि पब्लिक सेंटिमेंट तो यही है, लेकिन अगर फारिग करना था तो शायद ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ा ये था कि इसकी गिरफ्तारी को अनाउंस ही न किया जाता। जी एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 100% एग्री विद यू, है ना। तो आप जब उसको देर एंड देन इसको शूट कर देना चाहिए था। ऐसे बंदे को जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो अब जो हमारे मुल्क को कौम के खिलाफ हो, हमें तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ना। लेकिन अब चूंकि ऐलान कर बैठे तो अब ये है कि फिर उसके एतराफ़ी बयान भी दिखा दिए हमने, तो ये मान लिया कि हमारी पोजीशन में है, तो फिर हमें दुनिया को ये भी बताना पड़ता है ना जी कि हम एक जो रिकग्नाइज जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक उसको ट्रीट कर रहे हैं। ये मजबूरी हो जाती है जी। एक यानी रियासतें हम कोई लॉलेस तो नहीं होती ना साहब, कानून होता है हमारे मुल्क में, एक ड्यू प्रोसेस होता है। बहुत सारी इसमें पेचीदगियां होती हैं, जज्बात अपनी जगह हैं। नहीं, और दूसरी बात जैसे कि आप सही कह रहे हैं, फिर वो उसका इतराफ़ी बयान तो हम ना रिकॉर्ड कर पाते अगर उसको उसी मौके पे हलाक कर दिया जाता। मतलब ये तो और दूसरा मालूमात जब वो इतराफ़ी बयानात भी आपको पब्लिक इसलिए करना पड़ते हैं कि वो भी एक मैसेजिंग होती है। बिल्कुल, हम बता रहे होते हैं कि भाई साहब पता है, आप ये न समझें कि हमें खबर नहीं है, वी नो वेरी वेल व्हाट यू आर अप टू। राइट। और बेहतर यही है कि प्लीज स्टॉप इट। साबिक DGISPR का जो उस वक्त का स्टेटमेंट था, योर मंकी इज विद अस, तो उसका मकसद मेरा ख्याल में यही था कि भारतीयों को बताना कि हमने तुम्हारा जासूस कर लिया। अगर मार देते तो कैसे बताते? एग्जैक्टली। जी एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मियां वाली से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक यही मसला होता है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि हमारे पास इसके बारे में, चूँकि वही बता रहा हूँ कि अभी अफ्तार के बिल्कुल करीब ये आई है, और इसके बैकग्राउंड के लिए उस वक्त ये भी सूरत हाल नहीं थी कि मैं को दाएं बाएं फ़ोन करके किसी दोस्त से ये मालूम करता कि बाय दिस टाइमिंग, और कुछ लोगों को एक्सप्लेन कर पाता। तो जब हमारे पास इस वक्त किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने की मुनासिब यानी कि मवाद है ही नहीं, तो फिर तो हम इसी तरह की बातें होंगी कि या तो जज्बाती सवाल होंगे जी अभी तक रखा क्यों हुआ है, और मैं ये करता रहूँगा, और इस पे ऐसा ना लगे कि बाय द टाइम आई फिनिश प्रोग्राम हमारे को जज्बाती दोस्त कहें कि ये भी मिले एंड पहले खड़काऊँ बाकी छड्डो। अच्छा, अब दूसरा ये है कि वो जो आपने बिल्कुल किया बहुत अच्छा हुआ। अब वो एक और अब गलत फहमी आ रही है। वो क्या साहब? वो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल JIT को ये कहा कि अपनी रिपोर्ट जमा करा दो, कि आप 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जमा करो, जो फाइनल रिपोर्ट है। हाँ बिल्कुल। अब उस रिपोर्ट के जमा करवाने का हरगिज ये मतलब नहीं उसी दिन वो को फैसला सुनाए कि 10 जुलाई को ही। दुरुस्त। क्योंकि मेरे ख्याल में जो एक जितने यानी देखो ना लंबी इतनी चौड़ी हो रही है, तो वो इतनी मोटी को दस्तावेज काफी वक्त लगेगा उन्हें रिपोर्ट पढ़ने उसकी तो गालिबन एग्जेक्टिव समरी बनाने में भी। अब वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय बनानी है, और फिर एक और जजमेंट लिखना है ना, और अपनी राय
बनाने से पहले क्या उसके ज़हन में कोई चंद नए सवालात भी होंगे? और हेयरिंग हो जाए, राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई हो सकता कि जी हमारे पास हमने ये सवालात बनाए, ये सवालात हमने GIT को दिए, GIT ने हमें ये कहा है, अब हमारे मजीद सवाल इसकी रोशनी में ये एक दो चीज़ें हमें आई हैं, तो हेलो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पोंडेंट पार्टी या GIT के मेंबर्स कोई भी, डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट? ठीक। और वाइस वर्सा GIT से भी शायद, अगर मतलब वी डोंट नो, इट कुड राइट, एनीथिंग कुड हैपन। लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि जैसे ही ये इत्तला गई तो चूंकि वही जो मैं रो रहा हूं बहुत दिनों से, पाकिस्तान में अंधी नफरत और अकीदत में इतनी अब डिवीजन हो चुकी है, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, गाना बजना शुरू हो गया जब तो उसके बाद इसी को जहन में रखते हुए एक बहुत कसीर तादाद में मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे बहुत ही हसीन नफीस दोस्त सोहेल वड़ैच ने आज दुनिया अखबार में कॉलम लिखा है, फैज़ान के नाम से लिखते हैं वो, द पार्टी इज ओवर। अभी वो आज सुबह ये छपा है, ये फैसला आ गया कि 10 जुलाई उन्होंने कहा पार्टी ओवर, कहा जी वो ये अच्छा, हालांकि जाहिर है कि मैं तो मजबूरी है मेरी, मैं आदतन मैं सुबह उठते ही सारे अखबार पढ़ता हूँ, लेकिन एकदम से उन्होंने कहा इस पे कमेंट करें। अच्छा, अब ये कि सोहेल वड़ैच जो हैं बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, ठंडे ठंडे, उनके अपने खुला तजाद नहीं करके बड़ी ज़ाती ताल्लुकात भी बनाए हैं। नहीं बहुत लोग है तो ये यानी कि सॉफ्ट ना, इज़ नॉट लाइक मी, मैं तो यानी मैं तो बेहूदगी करता हूँ ना, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, नहीं Sohail is very polite. No, इसमें तो कोई शक नहीं है, वाकई बहुत ठंडे हैं, wins people and genuine ठंडा बंदा है जैसे होना चाहिए। मैं तो ऐसे ही नहीं फकड़पन करता हूँ, तो I normally annoy politicians. सही, he doesn't. खैर anyway, एक कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। सर कॉल नहीं अटेंड हो रही, क्या वजह? भाईजान आप ऑन एयर हैं और कैसे कॉल आपकी अटेंड करें भैया? नहीं ऑन एयर हूँ लेकिन बात नहीं कर रहे ना। तो कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, आप टेलीविजन की तरफ देख रहे हैं, मैं क्या करूं? जी फरमाइए। अब जी कॉल उनकी मेरे साथ कनेक्ट की। भाई कनेक्टेड ही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, टेलीविजन पर आपकी आवाज आ रही है? यार आप टेलीविजन देख रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट, ये बंद करें यार, इनको समझाएं, इन्हें कहें कि ये पहले देखते रहते हैं, डिले होता है भाई, डिलेड स्विच, पैमरा, आवाज बंद कीजिए। और बोलता रहता हूँ, इल्तिजा करता रहता हूँ। अभी मैं सोहेल वड़ैच की यही ठंडक की बात, वो होता है देखें 5 मिनट लगा के बताते, बड़े जबरदस्त है, एक डिलेड स्विच होता है। खैर, तो वो द पार्टी इज ओवर हो गई और 10 जुलाई हो गया, तो सबको लगा 10 जुलाई को पार्टी ओवर हो गई ना, लोगों ने ये एक तासुर। अच्छा, अब ये द पार्टी इज ओवर का बैकग्राउंड थोड़ा सा उन्होंने भी लिखा है जो लोगों को नहीं, तो वो हुआ ये था कि भुट्टो साहब ने 28 जून 1977 कौमी असेंबली में तकरीर की थी। ओके, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और ये है और वो है, और उसमें उन्होंने फिर ये कहा था कि तुम्हें ये पता नहीं हम सहरा के जो बंदे होते हैं और क्या होते हैं। बड़ी इमोशनल तकरीर थी वो, और उसमें आखिर में उन्होंने कहा था कि एक सफारत खाने से, क्योंकि उसमें वो ये कहा डॉलर की कीमत ही इस्टेब्लिश के मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, अमेरिका जो है मुझे निकालने का कर रहा है, दैट वाज द थीम बट आई विल फाइट इट आउट। ओके, तो उन्होंने कहा कि इस तरह आई थी, तो वो पूछ रहे थे द पार्टी इज ओवर, तो अच्छा, उन्होंने अपनी तकरीर खत्म की थी, जेंटलमैन द पार्टी इज नॉट ओवर। ओके, इस तरह खत्म की। वेरी अमेरिकन फ्रेज ना, पार्टी इज ओवर वैसे भी। हाँ, तो वो असल में कराची में जो अमेरिकी कौंसल जनरल था, उसने यहाँ मौजूद हार्वर्ड शेफर एक होते थे, उनकी बीवी थ्रीशा शेफर भी बहुत मशहूर रही हैं डिप्लोमेट, और इन दोनों ने बड़ी किताबें भी लिखी हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की दानिश में समझा जाता था कि हार्वर्ड साहब जो है वो महकमे के आदमी हैं, ठीक है, वो यानी कि हैं शेफर्ड साहब। ठीक, तो मैं उनसे वैसे काफ़ी मिला बाद में। अच्छा, जब वो किसी काम के ना उसके बाद खैर, तो उन्होंने बताया था कि बात इस तरह नहीं, तो इन्होंने उसका वो हवाला दिया। तो ये पार्टी इज ओवर का एक्सप्रेशन इस वजह से है, जून भी आ गया और फिर
यानी अगरचे भुट्टो साहब ने कहा कि पार्टी जेंटलमैन पार्टी इज नॉट ओवर, तो 5 जुलाई हो गया, पार्टी तो ओवर हो गई। तो अब इन्होंने लिखा आज क्या 21 है, 22 जून है, 22 जून है, तो मेरे भाई सुहेल ने 22 को लिखा है और 10 जुलाई की डेट आ गई। लोगों ने कहा नुसरत साहब इस पे कुछ कहें, तो भाई मैं यही कहूंगा कि आसार तो बहुत है। हाँ, लेकिन 10 जुलाई को नहीं, थोड़े दिन बाद। मैं ये भी नहीं कह रहा। क्या 10 को ही? नहीं 10 का तो इसीलिए तो मैंने पहले ये कहा कि अभी जल्दी न करें, ईद वीद हमें मनाने दें सुकून के साथ। ठीक, फेयर इनफ। तो मेरे तो पहले तो बीबी इस कोशिश में मुब्तला हूँ। वैसे हम ईद मना रहे, जीआईटी वाले नहीं मना रहे। लोगों को आपको पता है ना? बताऊँ कि 10 जुलाई को फैसला नहीं आना, 10 जुलाई को सिर्फ रिपोर्ट सबमिट होनी है अदालत और में। वो रिपोर्ट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेडली बड़ी भारी भरकम होगी। बिल्कुल, उसको पढ़ना उसके ऊपर जजेस को अपना जहन लगाना होगा, टाइम चाहिए होगा, और फिर ही वो को फैसला ठीक है देंगे। तो उसमें कम से कम 8 या 10 दिन तो लगेंगे मिनिमम। तो समझे को 20 जुलाई के करीब पार्टी ओवर होगी। देखो यही हम लोग ज्यादती 8 या 10 दिन ना नुसरत साहब। मैं खुद इसीलिए मैं शुरू में कहता रहा था, बहुत दिनों से मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से मैं इल्तिजा करता रहा कि टेलीविजन पे मतवाजी अदालतें न लगने दें। अब उसका जो असल बात अब थोड़ी सी हीट आई है, तो आज जैसे शुक्र है फिर भी वो जज साहब ने उन्होंने ये कहा कि जो मर्जी होता रहे जी, अभी ये छोड़ दें। एक हवाले से ब्रेक बारह ले लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के। अच्छा, मैं यानी वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी तो मुसलसल कई सालों से ये सिर्फ बोल बोल पाकिस्तान में नहीं, एज अ प्रिंट और बाद में जब मैं टेलीविजन, ये हमेशा पोजीशन रही है कि अदालती फैसले जो हैं वो फैसला आने तक मुकदमात को आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती से ये चलन आया, बदकिस्मती से ये भी हुआ कि वो जो चौधरी साहब बहाल हुए थे बड़ी शान और शौकत से, उन्हें टिक्कर से मज़ा भी आता। तो वो खुद ऐसे रिमार्क्स देते थे ना, तो वो यानी रौनक भी लगाने में उनको था, वो उनको एक मसीहा बनने का एक यकीन आ गया कि उन्हें निकाला गया और वो बहाल हुए, उन्होंने भी तारीख बनाई। तारीख बहुत बनती है। तो जो लोग तारीख बनाते हैं उनको कुछ हो जाता है, वो पता नहीं जोम अज़्म भी कहते हैं, अजमत का जोम एक हो जाता है। तो वो फिर दे थिंक दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, यू नो, सारी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। अब मुसीबत ये होती है कि आखिर में अरसलान नाम का बेटा भी हो जाता है। तो उसलिए ज़रा एहतियात करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने इसीलिए मना किया है ये तकब्बुर वगैरह से। ठीक है। और दूसरा, हमारे सूफिया कराम में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप अपनी नेकियों और अच्छाइयों पर गुरूर ना इतना करो। हाँ, हर किसी एक पूरा सूफिया ने एक पूरा सिलसिला एक है जिसको मलामतिया कहते हैं, कि बल्कि जानबूझकर लोगों के सामने अपने गुनाह लाओ ताकि वो तुम्हारी मजम्मत करें और तुम्हें यानी शर्म आए, ये यानी कि इस तरह की बात है जी। एक कॉल लेने। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं इस्लामाबाद से इंजीनियर मसूद कुरैशी बोल रहा हूँ। जी इंजीनियर साहब। सर मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। बताना ये है कि पूरी कौम को टेंशन में लटकाया हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई और भी बड़े काम है। तो ये मेरी तजवीज़ ये है कि कोई एक रेफरेंडम हो जाना चाहिए जिसमें ये साबित हो जाए कि हक हुक्मरानी जो है वो किसको हासिल है, जिसको फैसले में आ जाए कि हक हुक्मरानी करने का उसको है और उसको हुकूमत दे जानी चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट के हक में भाई आप एक, अरे भैया आप जो बात फरमाना चाह रहे हैं, लेकिन अर्ज ये है भाई, अदालतें भी होती हैं, एहतसाबी अमल भी होता है, हुकूमतें भी होती हैं, हक़ हुक्मरानी के झगड़े भी चलते रहते हैं। हमारे यहाँ चूँकि ये सारी चीज़ें नई नई हो रही हैं, नई नई से मुराद ये कि अभी एक तो वैसे ही देखिए जी, हम तो 70 साल पुराना मुल्क हैं अभी, इसमें ज़्यादा अरसा माशाअल्लाह हमें गला घोंट कर
हमें यानी तरक्की की राह पर डाला गया। अयूब खान साहब का कितना अच्छा सुनहरी दौर था, याद करते हैं अभी भी। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का इतना प्यारा दौर, और फिर जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में और भी रौनक लगी। तो घुटन ज़्यादा थी। अब एकदम से जब हुआ है ना तो लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, दुनिया में शोर वाक़ा चलता रहता है। हैदराबाद से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। और जवेद साहब, ये तो आप तो अयूब खान की भी बात कर रहे हैं, ज़ियाउल हक की भी बात कर रहे हैं। तो अयूब खान का तो वक्त बहुत अच्छा वक्त था। मेरी माँ अल्लाह की कसम से कहती थी अंग्रेज का वक्त इतना अच्छा था कि कभी कोई अगर कत्ल हो जाता तो लाल आंधी चलती थी। आपको याद है बचपन में साइकिल के ऊपर अगर आपने लालटेन ना लगाई हो। जवेद साहब हैदराबाद में रहता हूँ, 51 की मेरी पैदाइश है। 51 की आपकी पैदाइश है, तो अयूब खान साहब से अच्छा कोई आपने दौर नहीं देखा ना? आपने नहीं देखा। दूसरी बात ये, जो कराची है ना, इसमें 50 कत्ल भी होते थे, लेकिन रोजाना कोई पता नहीं। आप रहते हैदराबाद में हैं, जिक्र कराची का कर रहे हैं, बात अयूब खान से आपने शुरू की, बस आपकी तारीख पैदाइश का पता चला। बहरहाल आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, आप बताइए कि आपने अभी कॉल क्यों किया सर? हेलो, अभी क्यों कॉल की है भाईजान, वो तो बता दें। अच्छा चले, वो उन्होंने बस अपने ख्यालात का, चलो खैर 1951 में पैदा। अयूब खान का दौर, अयूब खान का दौर उन्हें बहुत पसंद है। वो गालिबन उस ज़माने में खैर। अच्छा, अब वो ये कि क्या नाम से मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 जुलाई के बारे में ऐसी तवक्कुआत ना रखें, को थोड़ा सा वक्त दें। और दूसरी बात ये है कि अभी भी वक्त है, हाँ, अभी भी वक्त किस है चीज़ का? कि अगर किसी तरह ईद के बाद भी, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो कि 10 जुलाई को, अब मैं ये अहम बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या बताएं? 10 जुलाई को रिपोर्ट्स JIT की पेश हो जाती हैं, जो मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 10 जुलाई से लेकर इज़्ज़त-माब जजों को अपना फैसला लिखने में वक्त दरकार है। इस वक्त के दौरान अगर सिलेक्टिव लीक्स होना शुरू हो गई, नहीं ये उसका अगर अभी से कोई ना कोई इंतजाम न किया गया, ठीक है, तो बहुत खौफनाक होने की कोशिश कर। नहीं देखो बीबी, देखो ना, फर्ज करो 25 जुलाई को फैसला आना, अब ये 15 दिन का जो वक्फा है, हाँ हाँ, उसमें अगर ये अफवाहें और लीक्स और ये वो, उसमें अगर यानी कि आए और बाकायदा, और बाद में ये ऑथेंटिकेट भी हो कि अगरचे व्हाट्सएप से आए, लेकिन पता चले कि अरे यार ये तो सिलेक्टिव, ये तो यही तो वाकई, ये तो नवाज शरीफ, ये तो बिल्कुल यही वो पसीना बूझ रहा है। फर्ज करो कि शहबाज ठीक है, हमने क्या इतना ही चल जाए, उसके बाद कोई आदमी इतना ही चलाए के और कहे कि मेरे पास तो ये भी है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में नहीं, बाद में तो ड्रामा लगा सकते हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जमशेद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जमशेद साहब, कोई इनसे करप्शन के बारे में ये नहीं पूछता कि आपके पास 20 या 30 साल में इतना पैसा कहाँ से आ गया? जब मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो इतना पैसा नहीं था, अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, 1 अरब 62 रुपया कहाँ से आया? कोई इरादा नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता कि इतना पैसा कैसे आया है और कहाँ से आया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पूछना चाहिए। और ये सिर्फ ये नवाज शरीफ के पास इतना पैसा है या और भी लोगों ने बनाया? औरों के पास भी है, लेकिन किसी ना किसी से शुरू करना चाहिए ना। ये आपने बात सही की जमशेद साहब, तो शुरू हो गया ना, तो आप इतना परेशान क्यों, इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? यही तो हो रहा है। नाराज की बात नहीं है, हमसे जब से देख रहे हैं। जमशेद साहब, गुजारिश ये है कि अब ये बात शुरू हो गई ना, तो आपको तो बल्कि मुतमईन होना चाहिए कि शुरू हो गया। चले देखते हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए 2.5 साल जेल में भी काटे। अच्छा, अभी कौन सी जेल में? वहाँ पे मशरकी पंजाब में या लाहौर की किसी जेल में? लाहौर की जेल में, मिंटगुमरी जेल में। मिंटगुमरी जेल में क्या नाम था आपके वालिद साहब का? 2.5 साल तो बहुत लंबी जेल होती है। वो स्टूडेंट में जैसे तापसन का नाम था निजामुद्दीन, और वो पाकिस्तान टाइम में रेफरेंस का काम करते थे। पाकिस्तान टाइम्स में क्या करते थे? रेफरेंस इंचार्ज थे।
क्या इंचार्ज थे? रेफरेंस इंचार्ज। अच्छा, वेरी गुड। तो 2.5 साल उन्होंने आजादी की जद्दोजहद में मॉन्टगोमरी जेल में गुजारे। और जब जो जिन्होंने जेलें काटी वो जो वाकई बाहर चले गए उनको तो बहुत कुछ मिला, लेकिन मेरे भाई साहब ने यहाँ से एक आना भी नहीं लिया। नहीं तो वो हिजरत करके नहीं आए थे ना, अगर वो अमृतसर वगैरह से आते तो उन्हें को ग्वालमंडी में अच्छा घर मिलता ना, ये निस्बत रोड में। इस मुल्क भाई अगर रहने वाले ही लाहौर के थे और यार गिरफ्तार हुए उधर मॉन्टगोमरी में रहे तो उन्हें क्या मिलता आजादी के बाद? वो जो मतलब देखे ना ग्वालमंडी या निस्बत रोड वगैरह में जो अच्छे घर थे तो वो तो उन बेचारों को मिले ना जो अमृतसर वगैरह से आए थे, जालंधर से आए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके दोस्तों आप देखे ना जैसे वो भी गवर्नमेंट दे दी उन्होंने वो भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया उनको। ये ज्यादती की ना जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2.5 साल जो है जेलों में गुजारे, उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि देखिए मंटो साहब भी आए थे, उनको कुदरतुल्लाह शाह बड़े वलीउल्लाह किस्म के अफसर थे, उन्होंने कहा एक बर्फ खाना ले लो, मंटो ने नहीं लिया बेचारे ने, इतना बेवकूफ़ आदमी था। हालांकि वो तो हिजरत भी करके आए, लेकिन शहाब साहब बड़े नेक आदमी थे, उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने वो देना रिश्वत देना और लेना एक ही बात नहीं होती। बिल्कुल एक ही बात होती है। चलो ब्रेक लेते हैं, इस पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा बीबी, एक बात है कि हम प्रोग्राम की हड़ाहुड़ी में ख़ास तौर पर आखिरी लम्हात में स्पीकर वो यानी कि प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो तो हमारे कान फाड़ क्लोजिंग 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 करते करते जो यानी कि चीखता है वो, तो उससे पहले लोगों को बता दें कि हमारी तरफ से दोनों की तरफ से पेश की ईद मुबारक, क्योंकि यकीनी तौर पर जाते जाते वक्त नहीं मिलेगा, ईद के दिनों में नहीं होंगे, तो ये ना हो कि हमसे आपको गिला और शिकवा हो कि हम कहाँ गायब हुए हैं। ईद के त्यौहार में आपको पता है कि हम बिल्कुल, और करंट अफेयर के नाम पर जो फ्रॉड होता है ना, आप ईद कैसे मनाते हैं? हाँ, कोई ईद के प्रोग्राम चलने चाहिए ना साहब, हंसी मजाक गाने न्यूज़ एंड करंट अफेयर शो। और ईद का मतलब है ईद, खुशियाँ मनाएं और खुश रहें। ईद के बाद वी विल बी बैक, ईद के बाद वी विल बी बैक। उस वक्त जल्दी भी हो रही होगी, 10 जुलाई भी आ रही होगी, फिर खुल के बातें होंगी। और अब मैं जो असल जो बात की तरफ आना चाह रहा हूँ ना, कि ये जो मरहला है ना 10 जुलाई के बाद का, जब तक फैसला नहीं आता, ये बहुत सेंसिटिव है। इस दौरान अगर किसी ने यूं झलक भी दिखा के और ये कहा कि जी ये है, बाकी मैं नहीं कुछ कह रहा, और आप फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही मानों में फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश होगी डेफिनेटली। उसको रोकने का क्या तरीका है? प्रीएम्प्टिवली करना चाहिए। आई डोंट नो, नहीं पहले से कुछ पास कर देना ऑर्डर सब कोर्ट कि हम आप प्लीज। ये तो वही बात है ना कि जैसे हम, हाँ नहीं रोज ही मैं तो एज अ सहाफी ये कह, एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। ये आसिफ बोल रहा हूँ, ये पनामा के हवाले से बात करनी थी कि अगर अदालत ने यानी कि एक किसी के साथ एक साइड की बातें सुननी है, दूसरी साइड की सुननी नहीं, तो बेहतर नहीं है कि ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ अवाम ने जिन्होंने ये नवाज शरीफ साहब को भाईजान आप नवाज शरीफ साहब के हामी हैं, आप उनको वोट दिया ना, वही तो बात है। नहीं हामी नहीं हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि अभी पहले जमशेद साहब से वो कह रहे थे कि साहब को नवाज शरीफ को टका नहीं सीखा वज़ीर आज़म, हम तो पहले करते तो बात खत्म हो जाए। 1.5-2 करोड़ अवाम उधर की, 1.5-2 करोड़ अवाम उधर की, अपने अपना काम करे, अदालत सबसे अच्छा समझ सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आसिफ साहब, मैं तो यही इल्तिजा आज से नहीं बहुत दिनों से, लेकिन मल्ले दे औतरे मुंडे नहीं रहने देना, की करिए, यही तो रोना है सर, यही तो मैं आसिफ भाई कहता रहता हूँ। और अभी भी हम यही दाद फरियाद कर रहे हैं कि जब 10 जुलाई को फैसला वो यानी सॉरी GIT की रिपोर्ट ये आ गई, लीक्स वगैरह उस वक्त अगर हुए तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी दुबई कॉल दुबई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बात ठीक ठाक है सर। अच्छा सर, मैं बात करना ही चाह रहा था कि मैं जरा कंफ्यूज था, अगर आप मुझे ये बात क्लियर कर दें। हाँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये केस करप्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये जो मनी ट्रेल है उसका है, ये नवाज शरीफ साहब
یہ کیس بنیادی طور پر یہ ہے جی کہ لندن میں ایک بہت قیمتی علاقہ ہے سر، اس کو پارک لین کہتے ہیں، وہاں پہ کچھ فلیٹس ہیں، ان فلیٹس کی ملکیت جو ہے وہ شریف خاندان کی ملکیت بتائی گئی ہے۔ شریف خاندان کہتا ہے جی ہاں ہے، ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ فلیٹس کس طرح خریدے، یہ چل رہا ہے جی۔ نہیں، جس میں کرپشن، منی لانڈرنگ اور منی ٹریل سب کچھ ہی آ جاتا ہے، جو ساری چیزیں جو وہ کہہ رہے تھے سب، مطلب آل آف، نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کیا ہے تو آل آف دی ابو ہے میرے خیال اس میں پھر یہ سب کچھ آ جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جب وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، آپ نے کچھ مال کمایا ہو، بعد میں وزیر اعلیٰ رہے، دوبارہ رہے، پھر 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے، آپ کے دور میں میگا میگ یعنی کہ بہت زیادہ وہ یعنی منصوبے بنے، اس سے آپ نے کہیں کک بیکس تو نہیں لی، اس طرح پھر آپ کاروباری فیملی ہے۔ یہ سب کچھ تو ڈسکس ہو نہیں رہا اس میں، وہ تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے، تو انہوں نے کس کو کیا کیا تھا، مطلب وزیر خزانہ وہاں تک تو ابھی اس لیے آتا ہے نا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں، جو ایک حوالے سے سمجھ میں آتی ہے کہ مطلب کہ نواز شریف صاحب جو ہیں لیٹ 60s میں وہ کالج وغیرہ میں تھے، تو ان کے والد صاحب یعنی اتفاق جو ہے وہ کوئی اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے، یہ تو سیاست میں جب سے آئے ہیں تو لوگ انہیں صرف ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جانتے ہیں، رائٹ، ورنہ یہ بگ ان کا نہیں بگ وہ دیکھا نا کلوزنگ آ گئی، ان کا آغاز جو ہے اس سے پہلے ہوتا ہے، بہت پہلے۔ فیئر انف، چلیں آگے آنے والے دنوں میں سرائے سلطان ہوندی سی لنڈا بازار، اتھوں انہوں نے یہ پراواں نے کام شروع کیتا۔ چلیں مزید اس پہ ہسٹری کسی دن پھر سنیں گے اگر 1930۔ اوکے باس، کلوزنگ ختم ہوا، عید کے بعد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔